हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्ञान मंथन एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, हम कल चैप्टर 1 हमारा रीड कर रहे थे, हम क्लास 9th का। ठीक है, हमने उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस भी देखे और हमने जाना कि लोकतंत्र क्या होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं कि लोकतंत्र में ऐसा क्या है कि लोग मतलब जितने भी हमारे राज्य देश हैं वो सब क्या चाहते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार हो, तानाशाही से बचना चाहते हैं। तो इसके बारे में आज हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप कल का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। तो पढ़ते हैं एक बार लोकतंत्र की विशेषताएं। एक बार हम इस चैप्टर को पूरा रीड कर ले, फिर मैं आपको इसको अलग से नोट्स में समराइज करके आपको अच्छे से समझाऊंगी दोबारा से। ठीक है, तो लोकतंत्र की विशेषताएं हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि लोगों का तंत्र, यानी कि जनता का शासन, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार ही लोकतंत्र कहलाती है। इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है? यानी कि हमें ये देखना है कि अगर लोकतांत्रिक देश बन रहा है तो हमें किन शर्तों को पूरा करने की जरूरत है जिससे कि हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक कहलाए। ठीक है, कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? तो सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं यानी कि कुछ बाउंड्रीज में बंद कर काम करना जरूरी है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी से हम चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले क्या आ जाता है, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। या निर्वाचित नेताओं के हाथ मतलब जो हम लोगों द्वारा नेता चुने गए हैं, हम लोगों के बीच में से ही हमने उन्हें अपना प्रतिनिधि के रूप में चुनकर संसद में भेजा है, फिर उनकी वोटिंग हुई है ना, उसके बाद क्या वो निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक दे रखा है, पाकिस्तान के में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई करी। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। देखो, पाकिस्तान के थे जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने क्या करा, 1999 अक्टूबर का मंथ था, सैनिक तख्तापलट यानी कि चेंज कर देना, जो व्यवस्था वहां चल रही है उसको एकदम बदल देना, उसको बोलते हैं सैनिक तख्तापलट। तो उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका यानी कि उसे खत्म कर दिया और खुद को वहां का शासक घोषित कर दिया या फिर मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। धीरे धीरे पहले वो मुख्य कार्यकारी बने और बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया। और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के, जनमत संग्रह मतलब जिसमें पूरी जनता की राय हो कि भाई हाँ ठीक है, हमें ये पसंद है तो हम इसे अपना राष्ट्रपति मान लेते हैं, वो होता है जनमत संग्रह। यानी कि बहुत सारी जनता का मतलब आधे से ज्यादा जनता का क्या हो, उसमें संग्रह हो, उनकी रजामती हो, करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं, क्योंकि सारे लोग नहीं चाहते थे, इसलिए इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी करी गई है जो भी जनमत संग्रह हुआ है। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। यानी मतलब देखो कितना उन्होंने वो किया, पहले उन्होंने सैनिक तख्ता पलट किया, खुद को मुख्य कार्यकारी घोषित किया, फिर राष्ट्रपति बन गए, उसके बाद 5 साल के लिए अपना जो टाइम है जनमत संग्रह के द्वारा उसे बढ़वा लिया, और फिर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान का जो संविधान है उसको ही बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है।
यानी कि राष्ट्र की और प्रांत की जितनी भी असेंबलीज है उनको राष्ट्रपति भंग कर सकता है। मंत्री परिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी थे। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। किसके पास थी? जो सर्वोच्च सेना, बेशक प्रतिनिधि चुने गए थे, उनको अधिकार भी मिले, लेकिन जो सबसे ऊपर सत्ता थी सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ को, जिसने की सैनिक तख्ता पलट करा था, उसको मिली हुई थी। ठीक है। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं, लेकिन ये लोकतंत्र में से क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ एक तरह से तानाशाही हुई है। ठीक है, सैनिक तख्ता पलट करके खुद को ही मुख्य कार्यकारी के बाद राष्ट्रपति घोषित कर देना। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासन नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते। अंतिम फैसला सेना के अधिकारी और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, क्योंकि इन्हीं की ही चल रही थी, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसे तानाशाही, बताया था ना मैंने आपको, ये एक तरह से तानाशाह चालू हो गया था। तो ऐसे तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है, वहां औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। कुछ देशों असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथों में रहती है। कुछ देशों में क्या होगा, ज्यादातर जो शक्ति रहेगी वो किसके? विदेशी शक्तियों के हाथों में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधि के हाथों में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ना तो लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है ना, और तानाशाही है, इसलिए ये लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं कह सकते इसे। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। तो यहाँ से आपको मिलती है आपकी पहली विशेषता, जो कि क्या है? लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। यानी कि जो लोकतंत्र में निर्णय लिया जाता है वो किसके द्वारा? जो लोग, जैसे हम है ना, हमने सदस्य चुन लिया है कि भाई इसको हम वहां पर भेजेंगे और ये इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, तो हमने ही उसे चुनकर भेजा ना, हम लोगों में से ही वो गया, तो वो हमारा प्रतिनिधि हो गया एक तरह से। अगर हमें कुछ बात आगे तक पहुंचानी, जैसे मान लीजिए हमें संसद में कोई बात पहुंचानी है, किसी चीज कोई परेशानी है, तो हम किसके जरिए पहुंचाएंगे? प्रतिनिधि के जरिए, है ना। तो ये हमें यहाँ से मिलती है हमारी पहली विशेषता। अब है हमारी दूसरी विशेषता हमें इससे मिलेगी, जो कि क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। यानी कि आजादी, स्वतंत्र और निष्पक्ष, यानी कि जिसमें कोई धोखाधड़ी ना हो, ऐसी चुनावी प्रक्रिया या मुकाबला। चीन की संसद को कवांगू और टेमिन दाइवियाओ दाहुई कहते हैं। ये चीन की संसद का नाम है। ठीक है, क्या नाम है? जिसे हम राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं हिंदी में, लेकिन जो चीनी भाषा है उसमें कवांगुओ रेमिन दाइवियाओ दाहुई इसे कहते हैं। ठीक है, चीन की संसद को। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। यानी कि जैसे हमारे इंडिया में भी यही होता है कि भाई हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, नई सरकार चुनी जाती है, तो ऐसे ही वहां पर भी होता है। इस संसद को देश के राष्ट्रपति नियुक्त करने का इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य होते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। जैसे कि हम इलेक्शन कमीशन में जाके अपना नाम दर्ज कराते हैं, है ना, या डीएम ऑफिस में जाके अपना दर्ज कराते हैं नाम, इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, इन्हें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है वहां से मंजूरी लेनी होती है कि भाई हमें उम्मीदवार बनना है, हमें चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होना है, उम्मीदवारी लेनी है। तो 2002 और 2003 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, क्योंकि जब वही खड़ी हो रही है, कुछ छोटी मोटी पार्टियां थी, तो जाहिर सी बात है कि भाई जो बड़ी पार्टी होगी लोग उसी की तरफ ज्यादा समर्थित होंगे। 1930 में आजाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते थे।
कहाँ पर? मैक्सिको में 6 वर्ष बाद, लेकिन चीन में 5 वर्ष बाद। ठीक है। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में पीआरआई यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी की नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी, यानी कि जो ये पीआरआई है इसी को ही ज्यादातर जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए पीआरआई कुख्यात थी, यानी कि उन्हें चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी भी तरीके की हेरा फेरी करनी पड़े, है ना, झूठ बोलना पड़े, वोट अपने हिस्से में लेने पड़े, तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन जीत हासिल किसकी होनी थी? कम्युनिस्ट पार्टी की। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूल के अध्यापक अपने अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से पीआरआई के लिए वोट देने को कहते थे, यानी कि स्कूलों में भी क्या होता था कि जो बच्चे थे, है ना, उनके पेरेंट्स को बोला जाता था कि भाई आप इसी पार्टी को, कौन सी पार्टी? पीआरआई को ही वोट दे। सरकारी स्कूलों के अध्यापक उनसे वोट देने को कहते थे। मीडिया भी जब तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज ही करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्र को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, यानी कि मान लो कोई जगह डिसाइड हो गई है, कई दिन पहले से प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है कि भाई हमने यहाँ पर मतदान केंद्र के लिए जगह डिसाइड कर ली, लेकिन एट ए टाइम पे क्या होता है, एकदम जगह को चेंज कर दिया जाता है, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। पीआरआई अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफी पैसा खर्च करती थी। क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपना शासन चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ काफी सारी समस्याएं हैं। चीन के चुनावों में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है, यानी कि जिन लोगों को जो उन पर लोगों पर एक तरह से प्रेशर बनाया जाता था कि भाई तुम्हें इसी पार्टी को वोट देने हैं। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहां की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था किसी भी तरह, क्योंकि भाई ठीक है चुनाव हो रहा है, लेकिन उन्हें प्रेशराइज तो किया जा रहा है ना कि भाई तुम्हें इसी पार्टी के को वोट देना है, पीआरआई को ही। किसी भी तरह वहां शासक दल को परिभाषित नहीं किया जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहां हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता, चुनाव में एक से ज्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए, यानी कि पार्टियां भी अलग अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई दो ही पार्टी खड़ी है और जिसमें कि एक दो छोटी पार्टियां हैं, एक सबसे बड़ी पार्टी है, और लोग क्या करेंगे उसकी तरफ ही ज्यादा आकर्षित होंगे कि भाई हाँ ये बड़ी पार्टी इसी को देंगे। तो विकल्प भी होना चाहिए कि भाई आप सरकार किसी और पार्टी की चुन सको। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से मिलती है हमारी दूसरी विशेषता, जो कि क्या है? लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, जो कि हमने इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में पढ़ा अभी, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। लोकतांत्रिक चुनावों के बारे में हम अध्याय 3 में और भी बातें जानेंगे। समझ आया? तो अब देखते हैं हम इसकी तीसरी विशेषता क्या हो सकती है। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। ठीक है, पहले हमने पढ़ा कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा है। मोस्ट इंपोर्टेंट, सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा है। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में, सार्वभौम मतलब समानता, है ना, और वयस्क मताधिकार यानी कि इसको लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहां के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज्यादा है।
लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को भी जान लेते हैं, जो कि क्या है कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि हम गड़बड़ी करके और भी वोट डलवा दें, इसलिए एक वोट और एक व्यक्ति। अध्याय 3 में हम इस बारे में ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये थी हमारी इसकी 3 विशेषताएं। अब है चौथी विशेषता, कानून का राज और अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई करी थी। इसके बाद रॉबर्ट मुगाबे आजादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानू पीएफ दल ही जीतता था। इसमें भी यही हुआ कि यहाँ पर कौन सा दल था, मतलब समान तरीके से चुनाव हो तो रहे थे, लेकिन कौन सा दल जीत रहा था बार बार, जानू पीएफ के नाम से। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आजादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि करी थी और इसकी जवाबदेही को कम किया था। विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उसकी सभाओं में गड़बड़ी कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति के आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। यानी कि जो शासक दल है उनके ही जो विचार है वो प्रसारित करे जाते थे। अखबार स्वतंत्रता पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। यानी कि कोई भी अगर अखबार आलोचना कर रहा है, उनके बारे में बुराई कर रहा है, तो उसको परेशान किया जाता था कि भाई उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं करी जो उसके खिलाफ जाते थे। उसने जजों पर दबाव भी डाला। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया था क्योंकि इतनी ज्यादा गड़बड़ी चल रही थी। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनावों पर नजर डालना जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नजर डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के लिए कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे, जिससे कि उन्हें सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से यानी कि पब्लिकली अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की और कुछ राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए उनके पास। कानून की नजर में सभी लोगों को समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हों। इन अधिकारों के बारे में हम अध्याय 5 में भी पढ़ेंगे विस्तार से। इसी प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती है। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। कुछ लोगों को भी ये अधिकार होते हैं कि अगर वो लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है तो वो उसको बदल भी सकता है। उससे क्या होगा, फिर हमारी जो सरकार है वो भंग हो जाएगी। खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेवारियां संविधान द्वारा दी जाती है। ये सभी न सिर्फ जनता के लिए उत्तरदायी है, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। इसके बारे में हम अध्याय 4 में पढ़ेंगे। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं, जो कि क्या है, एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। ठीक है, क्योंकि जो लोकतांत्रिक सरकार है वो लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होती है। ठीक है, तो आज हमने इसमें पढ़ी इसकी विशेषताएं, लोकतंत्र की विशेषताएं हमने अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ी। कल हम इन परिभाषाओं के सारांश पे जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।